हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। दोस्तों, ये आर्य मध्य माना जाता है कि मध्य एशिया से भारत में आए थे, जिनके द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता तो शहरी थी और ये ग्रामीण सभ्यता है। भाषा संस्कृत। दोस्तों, इसमें भाषा संस्कृत का यूज किया गया है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई का अवरोही क्रम। दोस्तों, प्रशासनिक इकाई का अवरोही क्रम है। दोस्तों, सबसे बड़ा होता था राष्ट्र या राज्य, फिर जन, विश्व, ग्राम, कुल या परिवार या ग्रह। दोस्तों, सबसे बड़ा राष्ट्र या राज्य और सबसे छोटी इकाई कुल, परिवार या ग्रह। दोस्तों, इसके मुखिया को राजा कहते थे, जन के मुखिया को जनगोप कहते थे, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहते थे और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। दोस्तों, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। मुखिया पिता होता था। मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता है। जिसे कुलुप कहा जाता था। जिसे कुलुप कहा जाता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति क्या थी दोस्तों? वहां पे राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। दोस्तों, इसके अंदर जो सभा है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी। श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी। और समिति है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। दोस्तों, इन दोनों के जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। इन दोनों का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। आर्यों का मूल निवास स्थान। दोस्तों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके बारे में बताया। मैक्स मुलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। दोस्तों, ये मध्य एशिया से भारत में आए थे, जो कि अफगानिस्तान और पंजाब के रास्ते के भारत में आए थे। दयानंद सरस्वती का मानना था कि ये तिब्बत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक का मानना था ये कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो दोस्तों, अगले पर चलते हैं। वैदिक सभ्यता का विभाजन। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल सबसे पुराना है। इसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व है। 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 और इसका 1000 से 600 ईसा पूर्व। व्यवसाय। दोस्तों, इसका मुख्य व्यवसाय से पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था कृषि। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जैसे दोस्तों, कर्मों के आधार पर ही व्यक्तियों का चयन किया जाता था कि कर्मों के आधार पर राजा का चयन जिसके हिसाब से किया जाता था, वर्ण व्यवस्था। और इसमें जन्म पर आधारित थी। जैसे राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, इसलिए जन्म पर आधारित थी। देवता, यहाँ पे दोस्तों मुख्य देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण। दोस्तों, मेन रूप से तो इंद्र थे, जो कि वर्षा के देवता और युद्ध के देवता माने जाते थे। और अग्नि देवता, जो कि इंसान यानी कि मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे। और दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे वो प्रजापति, विष्णु और महेश को माना जाता था। दोस्तों, इनको विचरण करना पसंद था, यानी कि दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते थे, क्योंकि दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसलिए पशुपालन को चराने की दृष्टि से यह विचरण करना पसंद करता था। और ये उत्तर वैदिक काल में एक जगह रहना पसंद करते थे, क्योंकि दोस्तों इस समय लोहे की खोज हो चुकी थी, जिस कारण से इन्होंने कृषि में अच्छा खासा विकसित किया। इसलिए लोहे की खोज के कारण ये एक जगह ही बसे रहे। राजा का चयन कर्म पर था और ये वंशानुगत होने लगे, ये मैंने बता ही दिया। दोस्तों, इसके अंदर 10 राज्य युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। 10 राज्य युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दोस्तों, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी रहा। दोस्तों, सुदास जो कि कबीले का राजा था और 10 जन अलग योद्धा थे, अलग कबीले था दोस्तों इनका। तो 10 कबीलों ने एक राजा से यानी सुदास से युद्ध किया, जिसमें सुदास जीता गया। अगला है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस।
आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। दोस्तों आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था लोहे की खोज के कारण इनको एक जगह रहना पसंद था, इसलिए आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। दोस्तों लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि दोस्तों वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। गाय को अधन्या कहा जाता था। गाय को अधन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु, न मारे जाने योग्य पशु कहा गया। महिलाओं की स्थिति दोस्तों बहुत अच्छी थी, लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक में आते आते, उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। दोस्तों इस समय पे बाल विवाह भी नहीं होते थे और स्त्रियों की दशा एकदम अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, दोस्तों हल को तो सिरा कहा जाता था और रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा और रेखा को सीता कहा जाता था। दोस्तों सत्यमेव जयते जो ये शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 108। महापुराणों की संख्या है 18 और वेदांग की संख्या है 6। दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या है 6। दोस्तों महाकाव्य 2 हैं। दोस्तों मेनली रूप से महाकाव्य 2 है, एक महाभारत और एक रामायण। दोस्तों महाभारत है, इसका पुराना नाम था जय संहिता। पुराना नाम क्या था? जय संहिता। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं, इनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। दोस्तों वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। आस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था। आस्किनी चिनाब नदी को। परुषणी रावी नदी को। परुषणी रावी नदी को। शतुद्री सतलज नदी को। शतुद्री सतलज नदी को। विपाशा व्यास नदी को। विपाशा व्यास नदी को। सदानीरा गंडक को। सदानीरा गंडक को। देशवती गग्गर को, यानी कि दोस्तों ये सरस्वती है। सरस्वती नदी गग्गर को, यानी कि देशवती गग्गर को। और गोमती गोमल। गोमती गोमल। दोस्तों ऋग्वेद में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती है। दोस्तों प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक कौन कौन थे? चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक ही थे। चारवाक के दर्शन चारवाक। योग के थे पतंजलि। दोस्तों इस तरह से याद रख सकते हैं, पतंजलि है वो रामदेव बाबा का प्रोडक्ट है एक तरह से, तो वो योग कराते हैं, तो योग पतंजलि। सांख्य कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होता है वैदिक काल। और दोस्तों इनके बारे में अपन महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगता है? दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था सूर्य देवता का। स्वास्तिक चिन्ह किस देवता के उपासना में अनुमान लगता है? सूर्य देवता का। पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? वनमाली से। ये भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था। सिंधु घाटी सभ्यता से किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला? धोलावीरा। कौन सी दोस्तों? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगा। कहाँ से? धोलावीरा से। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? दैमाबाद से। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? दोस्तों लाल रंग का उपयोग हुआ। कौन से रंग का? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? दोस्तों गाय से परिचित नहीं थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये सांड से तो परिचित थे लेकिन गाय से परिचित नहीं थे। सिंधु का नकलिस्तान या फिर बा हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नकलिस्तान या बा हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा
वर्षा मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई थी? वर्षा मुद्रा। सबसे नया वेद कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद, यानी कि सबसे बाद में जो स्टार्ट हुआ है वो कौन सा वेद था? अथर्ववेद। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर थी। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई थी 10 मीटर। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? दोस्तों 1863 में। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? 1863 में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? कौन सी देवता की दोस्तों? पशुपति की आकृति चित्रित थी। किस हड़प्पा कालीन संस्था से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? ध्यान से सुनिए दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? इसका आंसर है दोस्तों लोथल। क्या आंसर दोस्तों इसका? लोथल। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार व व्यवसाय क्या था दोस्तों? गेहूं। और व्यापार क्या था दोस्तों? व्यवसाय करना। आहार तो था गेहूं और व्यापार व्यवसाय करना। वैदिक काल में राजा जनता से कर वसूल करता था, उसे क्या कहते थे दोस्तों? बलि। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बलि कहा जाता था। वैदिक काल में राजा जनता से कर वसूल करता था, जिसे क्या कहते थे? बलि। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? दोस्तों तांबे का। दोस्तों याद रखिएगा, तांबा का उपयोग है ना, तांबे का उपयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। हालांकि वो बात अलग है, इन्होंने लोहे की खोज की, लेकिन उपयोग सबसे पहले इनका किया गया था। और दोस्तों ओम कहाँ से लिया गया है? जो ओम है वो कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्य से। बृहदारण्य से लिया गया है, बृहदारण्य उपनिषद से। तो दोस्तों आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।